हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सेशन जिसमें हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स के पॉसिबल मेंस के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म और हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक ही लेक्चर में कर लें। आई एम जस्ट गेटिंग कन्फ्यूज कि हमें एक एक क्वेश्चन का अलग अलग करना चाहिए या फिर एक ही टॉपिक के पॉसिबल सारे क्वेश्चन एक साथ करने चाहिए। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन जस्ट राइट डाउन इन टू द comment section. Anyways, let's just get started with our first question. The first question is: groundwater is an important agent of geomorphic change in regions underlain by soluble rocks. Explain the process involved and discuss the major landforms produced by a groundwater action. तो इसमें पहले बताया कि ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ जियोमॉर्फिक चेंज, है ना? फिर हमें एक्सप्लेन करना है जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं इस चेंज में, और हमें डिस्कस करना है मेजर लैंडफॉर्म्स को जो कि ग्राउंड वाटर के एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? यहाँ समझना ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। जब ग्राउंड वाटर रॉक के थ्रू इन्फिल्ट्रेट और पर्कुलेट करता है तो डिसोल्यूशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के थ्रू सरफेस और सब सरफेस जो है वो लैंडफॉर्म डेवलप करती है। और ये फिनोमेना स्पेशली लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसे जो सॉल्युबल रॉक्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट होता है, जिसे ब्रॉडली कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और इंट्रोडक्शन इज: groundwater acts as a geomorphic agent mainly through solution, erosion, and deposition, particularly in limestone and other soluble rock terrains। ठीक है? अब ग्राउंड वाटर की जियोमॉर्फिक एक्टिविटी मेनली केमिकल वेदरिंग, अंडरग्राउंड इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू होती है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे बोला ग्राउंड वाटर एक्ट्स एज अ जियोमॉर्फिक, कैसे एक्ट करता है? एक्ट्स एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट। किसके थ्रू करता है? मेनली थ्रू सोल्यूशन, इरोजन, डिपोजिशन। पर्टिकुलरली किस में होता है? लाइमस्टोन और अदर सॉल्युबल रॉक टेरेन्स में। ठीक है? और जो टोपोग्राफी बनाता है उसको कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है? सबसे पहले अब जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस है हमारा कार्बोनेशन। रेन वाटर एटमॉस्फेयर और सॉइल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में मिलती है तो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये वीक कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता है और सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसलिए लाइमस्टोन रीजन में ग्राउंड वाटर का केमिकल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेशन हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर डिसॉल्व्स लाइमस्टोन और वहाँ पे कास्ट एरेजन बोला जाता है, कास्ट टोपोग्राफी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है? ग्राउंड वाटर सॉल्युबल मिनरल्स को डिसॉल्व करके अपने साथ ले जाता है। सॉल्युबल मिनरल्स एंटर अ ग्राउंड वाटर, है ना? सिंपल अंडरस्टैंडिंग में रॉक होता है, ग्राउंड वाटर उसमें डिसॉल्व हो जाता है, अंडरग्राउंड कैविटी बन जाती है और इस प्रोसेस से केव, सिंक होल, डोलाइंस वगैरह डेवलप होते हैं। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्स्ट प्रोसेस हमने कार्बोनेशन देखी और सेकंड प्रोसेस जो है हमने सॉल्यूशन देखी। थर्ड प्रोसेस इज अ पर्क्यूलेशन। वाटर सरफेस से क्रैक, जॉइंट्स और बेडिंग प्लेन के थ्रू नीचे जाता है। रेन वाटर नीचे गया, जॉइंट्स में गया, ग्राउंड वाटर बन गया, है ना? और केव फॉर्मेशन हमको वहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है? वहाँ पे भी देखने को मिलती है। ओके, फिर मैकेनिकल इरोजन आता है। ये कैसे करता है मैकेनिकल इरोजन? ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे तो एग्जिस्टिंग क्रैक्स और कैविटीज जो है वो एनलार्ज हो जाती है। अंडरग्राउंड फ्लो एनलार्ज ओपनिंग। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। स्मॉल फ्रैक्चर से बड़े फ्रैक्चर बन जाते हैं, तो मैकेनिकल इरोजन। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी कि ग्राउंड वाटर इज अ जियोमॉर्फिक एजेंट एक्टिंग थ्रू इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ये हमने देखा था। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि वो किसके उसमें करता है, लाइमस्टोन में करता है और अदर सॉल्युबल जो रॉक टेरेन्स होते हैं उसमें करता है, और जो टोपोग्राफी बनती है उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। प्रोसेस क्या-क्या इन्वॉल्व्ड है? सबसे पहले हमने कार्बोनेशन देखा, फिर सॉल्यूशन देखा, उसके बाद में पर्कुलेशन देखा और फिर मैकेनिकल इरोजन देखा। हाइड्रोलिक एक्शन भी होता है। फ्लो जो होता है पानी का वो प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्रैक्चर्स पे, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है? उसके बाद में कैविन फॉर्मेशन। कैविन फॉर्मेशन क्या होता है? एनलार्ज कैविटीज डेवलप अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड होती है आपकी बड़ी-बड़ी कैविटीज बन जाती है, उनको कैविन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है? कोलैप्स हो जाता है।
कोलैप्स कैसे होता है? अभी कभी-कभी अंडरग्राउंड कैविटी के रूफ जो है वो स्टेबल नहीं रह पाते, तो वो गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो सरफेस डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम कोलैप्स सिंकहोल भी कहते हैं, ठीक है? इसकी वजह से सिंकहोल्स बनते हैं। डिपोज़िशन होता है, डिज़ॉल्व्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो प्रेसिपिटेट हो जाती है और नए लैंडफ़ॉर्म्स बनाती है। तो ये जो है डिपोज़िशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। रिप्रेसिपिटेशन, रिड्यूस्ड CO2 कॉज़्ड डिपोज़िशन, जब CO2 कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी डिपोज़िशन देखने को मिलता है हमको, है ना? और लास्ट में है मास वेस्टिंग, सैचुरेशन डिस्टेबलाइज़ेज़ स्लोप्स, सैचुरेशन की वजह से स्लोप्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से मास वेस्टिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है? ये हमने देखा। अब क्या-क्या लैंडफ़ॉर्म्स बनाता है? अभी तक हमने डेफ़िनिशन देखी थी कि क्या लैंडफ़ॉर्म्स क्या नाम है, ग्राउंड वाटर इज़ अ जियोमॉर्फिक एजेंट व्हिच एक्ट्स थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ में ट्रांसपोर्टेशन, डिपोज़िशन, किस में? Particularly in rocks like limestone and other soluble, water soluble rocks, and this type of landform is known as karst topography. What are the process involved? Process like अपना कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, उसके अलावा कोलैप्स देखा हमने, पर्कुलेशन देखा हमने, है ना? मास वेस्टिंग देखी, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्या-क्या लैंडफॉर्म बनाता है तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है सिंक होल। सरफेस पर जो क्लोज्ड डिप्रेशन होता है, 2 मेजर मैकेनिज़्म होते हैं। एक तो सॉल्यूशन सिंक होल होता है जो कि डिसोल्यूशन से डिप्रेशन बनता है, और कोलैप्स सिंक होल होता है जो अंडरग्राउंड कैविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। ठीक है? तो ये क्लोज्ड डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल के लिए यू कैन राइट फ्लोरिडा कार्स्ट। डोलाइन्स होते हैं, डोलाइन्स कार्स्ट लैंडस्केप का कैरेक्टरिस्टिक जो है क्लोज्ड डिप्रेशन। याद रखो डोलाइन इंडिविजुअल कार्स्ट डिप्रेशन होते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन डिप्रेशन ही देखने को मिलता है हमको डोलाइन। ठीक है? डोलाइन देखने को मिलता है। फिर ओआलास देखने को मिलते हैं। ओआलास मल्टीपल डोलाइन्स जब इमर्ज करते हैं तो उसको ओवाला बोलते हैं। मल्टीपल डोलाइन जब इमर्ज करते हैं तो उसको ओवाला बोलते हैं। ठीक है? सिंक होल सबसे पहले पढ़ा था हमने, सिंक होल पढ़ा था। सिंक होल भी जो है वो क्लोज़ डिप्रेशन होता है, और डोलाइन भी जो होता है वो क्लोज़ हमारा डिप्रेशन होता है। ठीक है? पर दोनों में डिफ़रेंस क्या है? Sinkhole and Doline are largely the same. Both are closed depression, है ना? Both are closed depression, but फ़र्क क्या होता है? The main difference is a regional usage. Doline एक standard scientific term है used globally, है ना? Majorly European geology में use होता है, while a sinkhole is a common everyday term used in North America. यही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ ऐसे खास फ़र्क है नहीं। ठीक है? डोलाइन और इसमें हमारे सिंकहोल में। तो आप दोनों का एक पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों का एक पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डोलाइन एंड सिंकहोल्स लिख सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओवालास क्या होता है? बहुत सारे डोलाइन्स जो मिलके हैं ओवाला बनाते हैं। पोलजे ये क्या होता है? पोलजे क्या होता है? तो लार्ज स्केल एनक्लोज्ड कास्ट डिप्रेशन जो होता है, ऑफ़न रिलेटिवली फ्लैट फ्लोर के साथ में, उसको हम बोलते हैं पोलजे। ठीक है? डोलाइन ओवाला से छोटा होता है और ओवाला जो है वो पोलजे से छोटा होता है, ये हमने देखा। ये सीक्वेंस एग्ज़ाम में यूज़फुल है। बहुत सारे डोलाइन्स मिलके ओवाला बनाते हैं, और बहुत सारे ओवालाज़ मिलके जो है पोलजे बनाते हैं, ठीक है? फिर केव पे आएँगे, केव पे आएँगे। तो ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता है और अंडरग्राउंड पैसेज या कैविटीज़ डेवलप करता है, जिसकी वज़ह से केव्स बनती हैं। इंडिया में मेघालय केव्स जो है इसका एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। तो केव हो गई। फिर कैवर्न हो गई, ये क्या होता है? केव की सीलिंग से डाउनवर्ड डिपोज़िशन होता है ना? ये इससे स्टेलेक्टाइट बनते हैं। टाइट टू सीलिंग, जो कि सीलिंग से जो है चिपके रहते हैं। तो हमको यहाँ पे कैवर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? स्टेलेग्माइट देखने को मिलता है। स्टेलेक्टाइट सीलिंग डिपॉज़िट देखा था, स्टेलेग्माइट व्हिच इज़ अ फ्लोर डिपॉज़िट, जो फ्लोर से अपवर्ड डिपोज़िशन हमको देखने को मिलता है, उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं, ठीक है? कॉलम या पिलर्स बन जाते हैं, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों मिल जाते हैं, है ना? इसमें लिखा नहीं हुआ। आप कॉलम वो भी लिख सकते हैं, क्या? कॉलम और पिलर, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाते हैं एक दूसरे से तो पूरा पिलर जैसा बना लेते हैं। कास्ट विंडोज़ क्या होती है? अंडरग्राउंड स्ट्रीम या केव का पोर्शन सरफेस से विज़िबल हो जाता है, ऑफ़न बिकॉज़ ओवरलाइंग मटेरियल जो है वो कोलैप्स कर जाता है, इसको कास्ट विंडो कहते हैं। क्या बोला मैंने? अंडरग्राउंड स्ट्रीम या केव का पोर्शन सरफेस से विज़िबल हो जाता है, ऑफ़न बिकॉज़ ओवरलाइंग मटेरियल कोलैप्स हो जाता है, इसको कास्ट विंडो कहते हैं। लास्ट इज़ आवर डिसअपियरिंग स्ट्रीम। सरफेस स्ट्रीम लाइमस्टोन टेरेन में किसी ओपनिंग के थ्रू अंडरग्राउंड डिसअपियर हो जाती है, इसको बोलते हैं स्वैलोइंग अ स्ट्रीम या डिसअपियरिंग स्ट्रीम।
इसको हम स्वैलोइंग स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये हमने देखा। अब कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा वे फॉरवर्ड लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कास्ट मैपिंग, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन कैन रिड्यूस अ सिंक होल हैजार्ड वाइल प्रोटेक्टिंग सब टेरेन एक्वेफर्स। ठीक है, ये हमने देखा। हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिंक होल हैजार्ड जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? दस ग्राउंड वाटर ट्रांसफॉर्म सॉल्युबल लैंडस्केप फ्रॉम सरफेस डाउनवर्ड्स creating distinctive karst morphology and complex underground drainage। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो soluble landscape, it transforms soluble landscape from surface downward creating distinct karst morphology and complex underground drainage। ठीक है, तो ये हमने इसमें अपना कंक्लूजन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कास्ट लैंड थोड़ा सा ना पहले वाले का थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्राउंड वाटर देखा कि कैसे क्या बनाता है, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, क्या-क्या फैक्टर्स है, क्या-क्या जो प्रोसेस है वो काम करती हैं। तो हमने देखा कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, पर्कोलेशन, है ना? वो सब चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि क्या-क्या जो है लैंडस्केप बनाती है। तो हमने डोलाइन सिंकहोल देखा, हमने ओवालास देखा, पोल्जे देखा, हमने कैवर्न्स, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट देखे, हमने पिलर देखा, हमने डिसअपियरिंग रिवर देखी, है ना? तो वो सब एग्ज़ाम्पल लिखे और लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है? अब हम आएँगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हिच टॉक्स अबाउट Karst landscape represent the cumulative interaction of a groundwater, lithology and time। Karst topography जो है इन तीनों का इंट्रैक्शन है, ग्राउंड वाटर लिथोलॉजी एंड टाइम। हमको कुछ सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 फैक्टर इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि कास्ट टोपोग्राफी जो होती है वो रॉक, ग्राउंड वाटर और टाइम से अफेक्ट होती है ना? और नेक्स्ट हमको बात करनी है कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, ठीक है? तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स प्रीडोमिनेंटली वेयर soluble rocks, a groundwater circulation and sufficient geological time permit a prolonged dissolution and redeposition। कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पे बनती है जहाँ पे soluble rocks, ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन और अ सफिशिएंट जियोलॉजिकल टाइम मिले, है ना? और जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड डिसोल्यूशन और रीडिपोजिशन हो पाए। सिंपल डेफिनेशन है, कहाँ पे होती है? जहाँ पे 3 चीज़ें, soluble रॉक्स, उसके साथ-साथ में ग्राउंड वाटर, फिर उसके साथ-साथ में टाइम भी मिले उसको एक्ट करने के लिए, ठीक है? तो प्रोलॉन्ग्ड डिसोल्यूशन और अपना डिपोजिशन की वजह से कास्ट टोपोग्राफी बन जाती है। अब कुछ रोल्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि इरोजनल और सॉल्यूशन लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि लिथोलॉजी और उसका क्या वो होता है। आई बिलीव वी हैव रिटन दिस इन आंसर, या नहीं, थोड़ा-सा मैं वैसे बता देती हूँ, आप ये भी थोड़ा-सा लिख सकते हैं। लिथोलॉजी का क्या रोल होता है? तो लाइमस्टोन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइमस्टोन मेनली CaCO3 व्हिच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज़्ड होता है। कार्बोनिक एसिड रिच वाटर इसको डिसॉल्व करता है, इसलिए सॉल्युबल रॉक जो है वो ज़्यादा जल्दी डिसॉल्यूशन हो जाता है उनमें और बेटर कास्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। बट सिर्फ जो लाइमस्टोन है वो इनफ नहीं है। रॉक्स में जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स, बेडिंग प्लेन्स, फॉल्ट्स होना चाहिए और ये ग्राउंड वाटर के पाथवे को प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड वाटर का क्या रोल होता है? ग्राउंड वाटर कास्ट एवोल्यूशन के एक्चुअल वर्किंग एजेंट है, ठीक है? रेनफॉल होती है तो CO2 एब्ज़ॉर्प्शन होता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो जो है लाइमस्टोन डिसोल्यूशन होगा। किसी ग्राउंड वाटर होना चाहिए, वो होगा तभी तो होगा ना, है ना? नहीं तो नहीं हो पाएगा। टाइम का ये रोल है कि कास्ट लैंडफॉर्म ओवरनाइट डेवलप नहीं होते, लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर एक्शन चाहिए। स्मॉल रॉक जो होता है वो बड़ा होता है, फिर पैसेज बनता है, केव्स बनते हैं, कैवर्न्स देखने को मिलते हैं, है ना? सिमिलरली जो है इसी वजह से टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि एक बार पानी निकल गया तो बन गया आपका, तो प्रोलॉन्ग्ड जो है वो हमको ये प्रोसेस देखने को मिलती है, तभी कास्ट टोपोग्राफी जो है डेवलप होती है। ठीक है, अब हम कुछ जो है इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले हमारा आता है लैपीज़। ये क्या होता है? लाइमस्टोन सरफेस पर ग्रूव्स, चैनल्स और शार्प रिजेस जैसा दिखता है। कुछ ग्रूव्ड लाइमस्टोन सरफेस दिखता है, इसको लैपीज़ बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है डोलाइन। डोलाइन हमने पिछले उसमें ही देखा है, क्लोज़्ड सॉल्यूशन डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। फिर बहुत सारे डोलाइन्स मिलके ओवाला बनाते हैं, हमने ओवाला देखा था, ठीक है? उसके बाद में हमने पोल्जे देखा था। लार्ज एनक्लोज़्ड कार्स्ट बेसिन देखने को मिलती है। केव होती है अंडरग्राउंड डिसोल्यूशन कैविटी
और स्वैलो होल होते हैं जो सरफेस स्ट्रीम के अंडरग्राउंड डिसअपियरेंस पॉइंट होते हैं, डिसअपियरिंग स्ट्रीम जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स देख लिए। केव बनती है, कैबिन बनते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होती है, कास्ट विंडो हमने देखा था कि रूफ कोलैप्स हो जाती है तो नीचे की जो केव होती है वो विजिबल रहती है, इसको हम बोलते हैं कास्ट विंडो। अब कुछ जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट रिवर्स है, पहले ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता था, लेटर सूटेबल कंडीशन में डिसॉल्व जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रीडिपॉजिट हो जाता है। इससे कुछ जो है हमको देखने को मिलता है, जैसे स्टेलेक्टाइट देखने को मिलता है, स्टेलेगमाइट देखने को मिलता है। स्टेलेक्टाइट जो रूफ से अटैच होकर नीचे बनते रहते हैं, स्टेलेगमाइट जो जमीन से जो है डिपोजिशन होकर ऊपर बनते रहते हैं। केव, ये केव रूफ पे बनते हैं, ये केव फ्लोर पे। जी से ग्रेविटी या ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे बनते हैं। इसका क्या करें, फ्लोर, अपर फ्लोर होता है ना स्टेलेक्टाइट। ठीक है, तो जो जिसमें जी आए ग्राउंड आए वो दैट इज स्टेलेक्टाइट, और जिसमें या जो अदरवाइज हो वो स्टेलेगमाइट। ठीक है, फिलहाल मैं इसका कुछ लॉजिक नहीं ढूंढ पा रही हूँ। कॉलम्स बनते हैं, कॉलम्स या पिलर्स जो होते हैं दोनों जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इसे पिलर टाइप बना लेते हैं, उनको कॉलम या पिलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्लो स्टोन देखने को मिलते हैं, शीट लाइक डिपॉजिट्स होते हैं ये। क्या होता है, शीट लाइक डिपॉजिट्स होते हैं, केव वॉल्स इनको बोल सकते हैं। ड्रिप स्टोन देखने को मिलता है, ड्रिपिंग वाटर डिपॉजिट्स होते हैं ये, है ना। ट्रेवर्टाइन देखने को मिलते हैं, ये स्प्रिंग कार्बोनेट डिपॉजिट्स होते हैं। टूफा वी ऑल्सो सी पोरस कार्बोनेट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। वी ऑल्सो सी केव पर्ल्स, ये कॉन्सेंट्रिक कार्बोनेट लेयर्स होती हैं। वी सी रिमस्टोन डैम्स, है ना, एंड वी सी सिंस्टर टेरेसेस, लेयर्ड स्प्रिंग डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। वी हैव स्टेलेक्टाइट, वी हैव स्टेलेगमाइट, वी हैव कॉलम, वी हैव टूफा, वी हैव ड्रिप स्टोन, फ्लो स्टोन, है ना, रिमस्टोन डैम्स, सिंस्टर टेरेसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में वी कैन राइट कास्ट एवोल्यूशन इज देयरफॉर अ टाइम डिपेंडेंट जियोमॉर्फिक डायलॉग between rock solubility, groundwater movement, producing both dissolutional voids and spectacular mineral deposits. ठीक है, तो ये आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज groundwater influence the development of a sinkhole caves and underground drainage system? Explain the condition for favoring their formation. कैसे ग्राउंड वाटर जो है वो सिंक होल, केव्स और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को बनाता है। एक्सप्लेन द कंडीशंस फेवरिंग देयर फॉर्मेशन। तो सिंक होल कैसे बनते हैं, केव्स कैसे बनते हैं, अंडरग्राउंड, आई बिलीव ये आप लिख सकते हैं ना, यही प्रोसेस लिखनी है, डिसोल्यूशन, कैविटी फॉर्मेशन, रूफ कोलैप्स, है ना, ये तो आप लिख सकते हैं, वाटर टेबल फ्लक्चुएशन, या फिर पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्राउंड वाटर कन्वर्ट्स सरफेस वाटर इनटू सब टेरेन जियोमॉर्फिक सिस्टम। तो इसमें वो पहले जो फर्स्ट आंसर में हमने इंट्रोडक्शन लिखा था वो भी लिख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर एक्ट्स एज एन जियोमॉर्फिक एजेंट, है ना, थ्रू थ्रू डिपोजिशन, सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इरोजन, वो सब लिख सकते हैं। एक्टिंग ऑन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड अदर वाटर सॉल्युबल रॉक्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं, सेम ही है डेफिनेशन। ठीक है, तो वर्डिंग ही चेंज है। डिसोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, कैविटी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब पर्कुलेशन हो जाता है ना, अंदर सॉल्यूशन या फिर वो अपना एंड क्रैक्स एनलार्ज हो रहे हैं तो भी केव फॉर्मेशन देखने को मिलती है। रूफ कोलैप्स आप समझते हैं। ठीक है, वाटर टेबल फ्लक्चुएशन, वाटर टेबल फ्लक्चुएशन कैसे कि अंडरग्राउंड सपोर्ट को वीकन करता है तो उससे भी कोलैप्स और हमको ये नई प्रोसेस देखने को मिल जाती है। ह्यूमन पंपिंग, ग्राउंड वाटर जो है डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि हम बाहर से बहुत पानी निकाल रहे हैं, है ना, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा जो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्लाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केव्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो जो अच्छा वी हैव व्हाट सिंक केव्स एंड या ओके, तो सिंक होल वी हैव डिस्कस। अच्छा ठीक है, सिंक होल के बारे में देख रहे थे, तो सिंक होल एग्जैक्टली कैसे बनता है वही प्रोसेस दिया है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन होता है, फिर कैविटी फॉर्मेशन होता है ना, रूफ कोलैप्स देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये सब प्रोसेस है जिसकी वजह से सिंक होल्स जो हैं बनते हैं। केव्स कैसे बनती हैं थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में ग्राउंड वाटर एंटर करता है, केमिकल डिसोल्यूशन होता है, फ्रैक्चर और बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से एक रास्ता बन जाता है और वो प्रोलॉन्ग पीरियड पे होते रहता है तो केव्स बन जाती हैं, है ना, और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कैबिन्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा।
ये हमने देखा। तो जॉइंट पेनिट्रेशन, कार्बोनेशन, कैविटी एनलार्जमेंट, मल्टीपल चैम्बर्स, है ना? तो ये हमको देखने को मिलता है रीडिपॉजिट इनसाइड। एंड अब यहाँ पे क्या-क्या कंडीशंस हैं जो कि इसके फॉर्मेशन को और ज़्यादा फ़ेवर करते हैं। सॉल्युबल लिथोलॉजी, जो आपका रॉक है वो कितना सॉल्युबल है, जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट बहुत सॉल्युबल होते हैं। हाई रेनफॉल, ग्रेटर रिचार्ज, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ज़्यादा रिचार्ज होगा। अबंडेंट CO2 होगी तो कार्बोनेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। फ्रैक्चर्ड रॉक्स होंगे तो इन्फिल्ट्रेशन आसान रहेगा। परमिएबल स्ट्राटा रैपिड ग्राउंड वाटर मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा टाइम चाहिए। प्रोलॉन्ग डिसोल्यूशन होना चाहिए एक टोपोग्राफी के बनने के। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? द एवोल्यूशन ऑफ केव्स एंड सिंक होल्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द कपलिंग ऑफ जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड टाइम। जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और टाइम तीनों साथ में एक दूसरे के फेवर में काम करते हैं, तो हमको जो है कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। While underground drainage reorganize the entire surface subsurface water system। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ क्लाइमेट, रॉक स्ट्रक्चर, permeability and groundwater movement in determining the spatial distribution of groundwater। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म शो अ स्ट्रॉन्ग स्पेशल वेरिएशन बिकॉज देयर डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक combination of climate, lithological, structural and hydrological condition। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म होती है, जो कास्ट टोपोग्राफी होती है, वो स्ट्रॉन्ग स्पेशल वेरिएशन है बिकॉज देयर डेवलपमेंट, क्योंकि उनके डेवलपमेंट को ज़रूरत होती है क्लाइमेट के फेवर की, लिथोलॉजिकल फेवर की, स्ट्रक्चरल और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन भी उनके फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट कैसे जो है मदद करता है। यहाँ पे ये है क्लाइमेट उस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रक्चर उस तरीके का होना चाहिए, परमिएबिलिटी और ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्लाइमेट को समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज देखने को मिलेगा तो ज़्यादा पोटेंशियल होगी फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो रेनफॉल क्लाइमेट में सबसे पहला फैक्टर है रेनफॉल, कंट्रोल्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, इसको ह्यूमिड कास्ट भी कहते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपका जो भी केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी होगा। टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन रेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेजिटेशन एंड सॉइल, ये कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी आपने देख ली, एनहांसेस कार्बोनेशन। ठीक है, उसके अलावा सीजनैलिटी, है ना? सीजनैलिटी ऑल्टर्स ग्राउंड वाटर लेवल्स, जैसे मॉनसून में ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है तो सीजनल वेरिएशन भी हमको देखने को मिलती है, गर्मियों में उतना नहीं रहता। ठीक है, एरिडिटी लिमिट्स डिसोल्यूशन, जितना एरिड क्लाइमेट है तो कम रेनफॉल होगी, इट लिमिट्स डिसोल्यूशन, ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप वेजिटेशन का या सॉइल का भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वेजिटेशन, क्योंकि वो फिर ना केमिकल रिएक्शन या ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है फास्ट करता है। तो सॉइल का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि क्लाइमेट जो है वो वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है और वेजिटेशन फिर फर्दर डिसोल्यूशन वगैरह को इफ़ेक्ट करता है। रॉक स्ट्रक्चर कैसे जो है इफ़ेक्ट करता है? तो सबसे पहले जॉइंट्स आते हैं। क्लाइमेट में क्या-क्या फैक्टर्स देखे थे? रेनफॉल देखा था, सीज़नैलिटी देखी थी हमने, टेम्परेचर देखा था हमने, वेजिटेशन देखा था, एरिडिटी देखी थी। यहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो फर्स्ट इज़ जॉइंट्स, है ना? वाटर का एंट्री पॉइंट तो यही होता है, इन्फिल्ट्रेट ही नहीं कर पाएगा वाटर अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो, है ना? प्रोवाइड्स इन्फिल्ट्रेशन पाथवेज़। सेकंड इज़ फॉल्स, चैनलाइज़िंग ग्राउंड वाटर। डीप ग्राउंड वाटर मूवमेंट के पाथवेज़ होते हैं फॉल्स। उससे पहले सॉल्युबिलिटी भी है, कितना सॉल्युबल है आपका जो रॉक है ना? जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट एक्स्ट्रा सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। बेडिंग प्लेन्स गाइड लैटरल फ्लोज, कैसे लेयर्ड जो लाइमस्टोन होता है वो लैटरल फ्लो को गाइड करता है, कास्ट टोपोग्राफी बनने में मदद करता है, तो ये भी एक देखने को मिलता है। रॉक स्ट्रेंथ, कैविटी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है हमको देखने को मिलता है। रॉक ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्लो और केव डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो स्ट्रक्चर डिटरमाइंस वेयर ग्राउंड वाटर कैन मूव, है ना? तो इस वजह से रॉक स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, थर्ड इज़ परमिएबिलिटी, ये कैसे इफ़ेक्ट करती है? 4 फैक्टर्स देखे थे ना हमने, पहला क्लाइमेट, दूसरा अपना ये रॉक स्ट्रक्चर, तीसरा परमिएबिलिटी।
परमिएबिलिटी का मतलब होता है रॉक के थ्रू वाटर मूवमेंट की कैपेसिटी। अगर हाई परमिएबिलिटी होगी तो ईज़ी इन्फिल्ट्रेशन होगा, ईज़ी इन्फिल्ट्रेशन है तो ग्रेटर ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी परमिएबिलिटी अलाउज़ अ पुअर वाटर मूवमेंट, है ना? पोरस रॉक्स होंगे तो हमको जो है एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंडरी परमिएबिलिटी फ्रैक्चर्स एनहांसेस फ्लो, जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो फ्लो को और ज़्यादा एनहांस करेंगे, ठीक है? पोरोसिटी, पोरोसिटी वही हो गया कि कितना पोरस है, वाटर कितना स्टोर कर सकता है वो हमने देखा, ठीक है? इम्परमिएबल लेयर जो इम्परमिएबल लेयर हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं वाटर फ्लो को, ठीक है? और परमिएबल स्ट्रैटा जो है वो फैसिलिटेट करता है फिल्ट्रेशन को, तो आप देख लीजिए इसमें 2-3 पॉइंट्स जो भी आपको बेटर लगे कीवर्ड तो वो यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर मूवमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो इन्फिल्ट्रेशन सबसे पहले ग्राउंड वाटर का मूवमेंट डिटरमाइन करता है कि डिसोल्यूशन कहाँ होगा, केव कहाँ डेवलप होंगी, ग्राउंड वाटर ड्रेनेज कहाँ बनेगी और स्प्रिंग्स कहाँ इमर्ज करेंगे, डिपोजिशन कहाँ होगा। फास्ट फ्लो होगा तो स्ट्रॉन्गर फ्लशिंग हमको देखने को मिलेगी, स्लो और स्टैग्नेंट वाटर होगा तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर डिपोजिशन अंडर सूटेबल कंडीशन, ठीक है? तो ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, डिसोल्यूशन, फ्लो वेलोसिटी एंड अ वाटर अ टेबल लेवल, ठीक है? कंक्लूड कैसे करेंगे आंसर? Hence, groundwater landforms are spatial expressions of subsurface hydrology, with a climate providing the water, geology providing the pathway, and time providing the evolutionary framework. तो इसको आप जो है अपने कंक्लूजन की तरह लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा ये आप जो वे फॉरवर्ड है आप अपने कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। अगर आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आप वो भी आराम से कर सकते हैं ना, अपना खुद का इनोवेशन भी लगाएंगे तो दैट वुड बी मच मोर बेटर, ठीक है? तो जीआईएस बेस्ड हाइड्रोजियोमॉर्फिक मैपिंग, aquifer monitoring and climate sensitive groundwater management can improve a prediction of landform evolution and associated hazard। तो आप ये भी कंक्लूजन में अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Groundwater induced landform are not merely geomorphic features but indicator of subsurface hydrological process. Discuss their significance in understanding groundwater availability, hazard and sustainable resource management। तो यहाँ पे हमको डिस्कस क्या करना है, उनके सिग्निफिकेंस अबाउट ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, हैज़ार्ड क्या क्या हो सकते हैं और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? Groundwater landform provide a visible window into otherwise hidden aquifer characteristics, recharge pathways, and a groundwater movement, making them valuable for resource management। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को समझने के लिए हमको क्या-क्या देखने को मिलता है? क्या-क्या? तो सबसे पहले जो है कास्ट डिप्रेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंक होल्स वगैरह हो गए ना, ये सब चीज़ें हो गई, है ना? ये देखने को मिलते हैं। सिंक होल्स इंडिकेट कर सकता है कि सरफेस के नीचे वॉइड या कैविटी सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है ना? स्प्रिंग्स ये क्या बताता है? स्प्रिंग इंडिकेट्स कि ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस इमर्जेंस हो रहा है, देयरफॉर स्प्रिंग एक्विफर्स डिस्चार्ज ज़ोन्स आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होते हैं। स्वैलो होल्स जहाँ सरफेस वाटर अंडरग्राउंड डिसअपियर करता है, वो पोटेंशियली रिचार्ज एंट्री पॉइंट हो सकता है। केव्स की बात करें तो केव सिस्टम अंडरग्राउंड वाटर मूवमेंट के हिस्टोरिकल करंट पाथवे रिवील कर सकता है। पोल्जे कास्ट हाइड्रोलॉजी के लार्ज स्केल सरफेस एक्सप्रेशन है, इनमें सीजनल वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है और अंडरग्राउंड स्ट्रीम देखने को मिलती है जो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड के बीच कनेक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है? ये हमने देखा, ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ट्रेवर्टाइन जो है ये स्प्रिंग वाटर में डिज़ोल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, इससे ये पता चलता है। और प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन चेंज होने पर डिज़ोल्व्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है? ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। हैज़ार्ड क्या-क्या है इम्पोर्टेंट ये है ना? वो एग्जांपल्स तो आप समझते ही हैं, ठीक है? हैज़ार्ड क्या-क्या है? हुँ, सिंक होल कोलैप्स हो गया तो इट माइट डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? सिंक होल अगर कोलैप्स हो गया तो इट माइट डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्राउंड वाटर सबसिस्टेंस होता है, ग्राउंड नीचे डिप्लीट कर जा नीचे सबसाइड हो जाता है। केव कोलैप्स उसकी वजह से भी लोकल हैज़ार्ड क्रिएट हो सकता है। कंटामिनेशन पाथवे रैपिड पॉल्यूटेंट मूवमेंट भी हो सकता है ग्राउंड वाटर में। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इट थ्रेटन्स कोस्टल एक्वीफर्स, ठीक है? फ्लडिंग हो सकती है, रैपिड अंडरफ्लो जो हुआ और अगर मतलब कुछ कोलैप्स वगैरह हो गया तो फ्लडिंग भी हो सकती है। वाटर टेबल डिक्लाइन,
वीक इन ग्राउंड वाटर सिस्टम, हमारे खुद की वजह से भी वाटर पंपिंग की वजह से जा रहा है नीचे। लैंड इंस्टेबल हो सकती है, कैविटी जो है वो सपोर्ट रिड्यूस करती है। पॉल्यूशन वल्नरेबिलिटी हमने देख ही लिया, जिसकी वजह से नेचुरल फिल्ट्रेशन जो है वो वीक हो जाता है। और रिचार्ज वेरिएबिलिटी क्रिएट्स वाटर इनसिक्योरिटी, मानसून पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? तो वी कैन डू एक्विफर मैपिंग। एक्विफर मैपिंग, सब सरफेस एक्विफर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग वी कैन डू। ठीक है, इससे क्या होता है, लैंडफॉर्म को ग्राउंड वाटर डेटा के साथ में इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर बजटिंग कर सकते हैं हम, है ना? ग्राउंड वाटर बजटिंग कर सकते हैं कि रिचार्ज वर्सेस एक्सट्रैक्शन बैलेंस, तो ये आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर बजटिंग। ठीक है, कि एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है, कितना रिचार्ज हो रहा है, उसका बजट बना सकते हैं हम। मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज, मैनेज्ड रिचार्ज, सूटेबल लोकेशन पर रिचार्ज एनहांस करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन डू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन डू। सरफेस रन ऑफ को ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कन्वर्ट करना। वी कैन हैव रेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, रेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन वी कैन डू, कि ओवर पंपिंग जो है वो प्रिवेंट करें। स्प्रिंग शेड जो डेवलपमेंट है वी कैन डू, क्या है, रिचार्ज जोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का भी यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? तो इसमें हम वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, इंडिया शुड इंटीग्रेट हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग एंड एक्विफर मैनेजमेंट, especially under initiatives such as Atal Bhujal Yojana, to shift from extraction centric to recharge sensitive, extraction centric से recharge centric groundwater governance पे we can move. कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म शुड देयर बी ट्रीटेड एज नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर, helping convert geomorphic evidence into better decision on recharge, extraction, hazard prevention and long term water solubility. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने 3-4 क्वेश्चंस जो हैं, आई बिलीव कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चंस जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर आइडिया कि कोई और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू कैन जस्ट राइट इट इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर फॉर दैट टू। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट पिन इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।